हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का पेपर हुआ है उस पेपर की संपूर्ण जानकारी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग मिला सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि सर आप पेपर का सोल्यूशन नहीं कराओगे, तो भाई ज़रूर कराऊंगा। रीज़न ये था कि तबीयत सही ना होने के कारण मैंने कल सोल्यूशन नहीं कराया, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा इस क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका था कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक ऑप्शन था आपका आयतन, तो आयतन आपका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आयतन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या था, ये था कि -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं खींची जा सकती हैं। आपको पता है जितनी मेरी आवश्यकता होती है मैं उतनी परिमेय संख्याएं खींच सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर आपको ये याद रखना है, हमने आपको बता रखा था प्राकृतिक पूर्ण परिमेय संख्या वाली क्लास में कि एक चाहे दो संख्याएं हो, उनके बीच में अगर मैं पूछूं कितनी संख्याएं हो सकती हैं तो आपको ये याद रखना हमेशा अनंत संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? अनंत। अनंत आपका दूसरे का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आपका जो था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन था ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है? ये किसका फार्मूला? तो आपको पता है ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कितनी बार प्रयोग करके बताया, मैंने कहा था इसको आप रट लीजिए, एक तो प्लस वाला एक तो माइनस वाला, और देखो क्वेश्चन फंस गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हमारा क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 4 था एक वर्ग का परिमाप आपको दिया गया था। वर्ग का परिमाप आपका क्या दिया गया था? वो दिया गया था 4 मीटर, और आपसे पूछा क्या था? क्षेत्रफल पूछा था। आपसे क्षेत्रफल पूछा था। तो कुछ लोग यहाँ पर गलत कराए हैं। ऑप्शन था आपका 1 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर और 6 मीटर। तो कई लोग यहाँ पर 4 मीटर लगाए हैं, जो कि गलत है। भाई देखो कैसे, वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई? 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। अगर आप इसको समझना चाहते हो, भुजा को आप x मान लीजिए, तो 4 गुणे x बराबर इसका परिमाप 4 दिया ना, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 मीटर आ गई। x की वैल्यू 1 मीटर, और x क्या है? आपका भुजा है। यानी भुजा अगर 1 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब होगा। 1 मीटर स्क्वायर जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट होगा। यानी कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप ये कह रहा था कि निम्नलिखित में रैखिक समीकरण नहीं है। याद रखना कौन सा समीकरण पूछ रहा है? रैखिक समीकरण नहीं है। और रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी पावर क्या हो? 1 हो, जिसकी घात दोस्तों 1 हो, पावर क्या हो? 1 हो, वही ना रैखिक समीकरण होता है। बोलो वही ना होता। आप देखो अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखोगे तो 2 चर हैं आपके, चर 1 है लेकिन 2 तरफ है, LHS RHS, लेकिन m और m इसकी घात क्या है दोस्तों? 1 ही है। दूसरे में बात कर लें इसकी घात 1 ही है। तीसरे में बात कर लें इसकी भी घात 1 ही है। लेकिन अगर मैं चौथे पे जाता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 पे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या था कि x प्लस में 1/x बराबर के 7, ये आपका था ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर आप इसके नीचे बटे 1 मान के हर बराबर कर रहे हो तो x से x नीचे गुणा, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर के 7, x उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर के 7x। तो आपको पता है यहाँ पर x की उच्चतम घात 2 आ गई। ये आपका एक रैखिक समीकरण नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो क्या था, x प्लस 1/x बराबर के 7, यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा। तो ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे के प्रश्न जो हमारे थे लघु उत्तरी, उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना भाई? देखिए क्वेश्चन पेपर ना तो दोस्तों इतना डिफिकल्ट आया था और ना तो इतना आसान आया था। क्वेश्चन पेपर जो था वो मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं, यानी कि बीच का पेपर कह सकते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा था उनके लिए पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन जिन्होंने केवल बुक का ही सहारा लिया होगा, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया होगा, उनका हो सकता है थोड़ा सा गलत हो गया हो। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 6 क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 6 था कि -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। -4/5 को संख्या
रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है। किस पर? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। संख्या रेखा पढ़ रखे हो भाई, ये ऐसे यहाँ पर 0 होता है, इधर होती हैं और इधर संख्याएं होती, इधर आपका प्लस में होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके जहाँ तक जरूरत होती, इधर माइनस में होता माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। आपको बताना क्या था? माइनस के 4/5, तो सबके नीचे आप बटे 5 लिख सकते हो, सबके नीचे आप बटे 5 लगा सकते हो। चूंकि माइनस में ही बताना था तो उधर बटे 5 लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये देखो माइनस का 4/5 यहाँ आ गया, इसको आप किसी भी बिंदु से दर्शा दीजिए, मैंने P से दर्शा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संख्या रेखा पर दर्शा गया। माइनस का 4/5 बिंदु P A B C कुछ भी से दर्शा सकते हो, बस आपको स्थिति बताना चाहिए और यही आपको दर्शाना भी था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऐसे लगेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, ये तो इसमें लिखना था भाई कि स्तंभाकृति एवं स्तंभ आरेख के बारे में आपको लिखना था, ये आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन था x² माइनस का x कामा लगा है आपका, उसके बाद है आपका x³ प्लस में x² प्लस में 1 का मासा बताओ। मासा बताओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है, मैंने तो इसके ऊपर आपको बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन कराए थे, लेकिन कितना आसान ये क्वेश्चन आ गया। देखो मासा का मतलब दोस्तों क्या होता है कि सबसे मिनिमम पावर लेना, सबसे मिनिमम पावर लेना। मिनिमम पावर का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी घात लेना। छोटी घात लेना किसमें? जो कॉमन हो, जो दोनों में हो, वही तो छोटी घात लेंगे। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को पहले देखो, ये जो आपका x² माइनस का x लिखा है, इसमें दोनों में आपको पता मैं कॉमन x ले सकता हूँ, तो ये आपका बचेगा x माइनस के 1। और अगर मैं इधर इसकी बात कर लेता हूँ तो ये जो लिखा है x³ प्लस के x² प्लस के 1, इसमें मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ भाई बोलो? इसमें मैं कॉमन x ले लूँ, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x² प्लस के x प्लस के 1। इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, बन गया ना। तो अब देखोगे आप यहाँ पर दोनों में आप देखो यहाँ पर x माइनस 1, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसका मासा क्या आ जाएगा? x आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है ना? 8 नंबर का ये राइट आंसर होगा। आगे पहुँचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई आगे? क्वेश्चन नंबर आगे होगा आपका 9 नंबर, ठीक है ना? 9 नंबर प्रश्न होगा। चलिए इसको समझिए जरा, 9 नंबर प्रश्न को आप लोग मिला लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितना आंसर आ रहा है, कितने आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है ना? ज़रूर बताना। बिल्कुल सिंपल था, अगर कह लें तो पेपर उतना आसान नहीं था जितना तो आप सुने हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 था आपका दोस्तों, ये था आपका ब्रैकेट के अंदर था आपका 3x²। 3x² भाई 3x² था कि पावर 3 थी, हमको लग रहा पावर 3 थी, ठीक है ना? 3x की पावर 3 और y की पावर कितनी थी? y की पावर 3 थी, इंटू लगा है आपका 4xy की पावर 3, 4xy की पावर 3 और भागे में आपका क्या था? 6x²y, ठीक है ना? देखिए दोस्तों यहाँ पर पावर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो भेजा गया पेपर इसमें सही से दिख नहीं रहा कि पावर कितनी है। x की पावर 3 y की पावर 3 इंटू 4xy की पावर 3 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 6x²y। आपको मैंने बोर्ड माउस नियम पता रखा है ना, तो आप डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते हो, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और पॉइंट का मतलब होता है गुणा, तो हम यहाँ कह सकते हैं 3x³ y³ मल्टीप्लाई दोस्तों कह सकते हैं 4xy क्यूब, ठीक है ना? और अब डिवाइड करेंगे 6x² से। अब देखो यहाँ पर गुणा कराओगे तो 4 3 भाई 12 हो जाएगा, x³ और x की पावर 1 मिलकर x की पावर 4, y³ y की पावर 6, भाग का मतलब डिवाइड कर दोगे 6x² से, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, x² से x की पावर 4 को भाग करोगे तो x² आएगा, y से y की पावर 6 का भाग करोगे तो y की पावर 5, ये उत्तर आ जाएगा। 2x² y की पावर 5 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना? तो याद रखना दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको लगाना था। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपका भी यही आया होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो था वो आपको देखना है। क्वेश्चन मिला के आपको दोस्तों जरूर कमेंट में बताना है, ठीक है ना? कि इतने हमारे सही हैं, इतने गलत हैं, जो भी है वो आपको बताना जरूर है। 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा था कि एक घनाभ का क्षेत्रफल दिया गया था आपको, घनाभ का क्षेत्रफल आपको दिया गया था। घनाभ का क्षेत्रफल कितना दिया गया था? 125 वर्ग मीटर, 125 मीटर स्क्वायर। और आपको क्या दिया गया था भाई?
125 वर्ग मीटर। उसकी ऊंचाई दिया गया था, ऊंचाई हाइट दिया गया था, ऊंचाई कितना दिया गया था 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। तो आपसे पूछे क्या था दोस्तों, तो आपसे पूछे था आयतन ज्ञात करो। तो आपसे क्या पूछे थे, आयतन ज्ञात करो। आयतन बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन कुछ साथी हमारे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि बात किसकी कर रहा, घनाभ की। और घनाभ हमारा कैसा होता, आयताकार होता ना, आयत के आकार का घनाभ होता है। ऐसे आपका घनाभ होता है भाई, ऐसे घनाभ होता है जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो जब आयताकार होता है तो जो ये क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मतलब जो दिया है, ये जो क्षेत्रफल दिया इसका मतलब क्या दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है भाई। लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू 125 दिया, और आपको हाइट दिया गया है, हाइट कितना दिया गया 4.5। तो आपको घनाभ का आयतन बताना, तो सिंपल घनाभ का आयतन का फार्मूला होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। L इंटू बी की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर रखोगे 125 गुणे का 4.5, तो ये कितना आ जाएगा भाई, गुणा कराओगे 100 पंचे 500, 25 चौके 100, 600, 600 के हो जाएगा जीरो, हासिल कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। 125 चौके 100 चौके 400, सॉरी 100 पंचे 500, 25 पंचे 125, 625 के 5 हासिल कितना आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा। और 125 चौके 100 चौके 400, 25 चौके 100, 500, 562, ये आ जाएगा 562। तो दशमलव कितने अंक बाद, एक अंक बाद लगा तो एक अंक बाद दशमलव, 562.5 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना भाई, चूंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में था तो मीटर क्यूब आ जाएगा, 562.5 मीटर क्यूब। गुणा करके चेक कर लेना, ठीक है ना, 562.5 मीटर क्यूब आएगा। क्लियर ना, यहाँ तक की बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चले आगे पहुँचते हैं हम लोग। ठीक है भाई, आगे हमारा था क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप मिला लीजिए और देखिए क्या इतना ही आंसर आप में आ रहा था। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको, थोड़ा सा लॉजिक। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी जिसमें पूर्ण वर्ग बना के मैंने गुणनखंड निकालना बताया था, तो इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं बन सकता था। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या था, ये 11 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर था, उसके बाद था आपका माइनस का 4x माइनस का 5 को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करो। पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड आपको ज्ञात करना था। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, जो दोस्तों x का गुणांक होता है, x का गुणांक उसका आधा कर देते हैं। x का गुणांक क्या है 4, x का गुणांक 4, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर देंगे 4, और इसको एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं, इसी में बस इतना काम करना होता है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको हम प्लस करेंगे एक बार इसको माइनस करेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, और माइनस के आपका 4 हो जाएगा, प्लस के आपका क्या हो जाएगा बोलो, प्लस का आपका 4 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किस परेशानी किसी भी साथी को, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, नहीं बाद में समझ में नहीं आएगा। आप इसे कह सकते हो प्लस के 4, और इसको कह सकते हो माइनस के 4 और प्लस के 5, माइनस के 4 माइनस के 5, माइनस के 4 माइनस के 5। तो आप देखो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, तो ये आपका एक अलग पद हो जाएगा, ये आपका एक अलग पद। इतने को देखोगे तो ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, भाई बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। क्लियर ना, तो ये बन जाएगा, और ये माइनस के 9 को क्या कह सकते हैं हम 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सरसमका क्या लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगती है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यही तो सरसमका लगती है। एक बार प्लस में लिख दीजिए एक बार माइनस में, तो अगर मैं लिखूंगा x माइनस के 2 प्लस 3 कर दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा मैं x माइनस के 2 माइनस के 3 कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x प्लस में 1 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका x माइनस के 5 बच जाएगा, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। x प्लस के 1 x माइनस के 5 ये क्या आ जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये समझ पाए होंगे। मिला लीजिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना भाई, मिला लीजिए फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्लियर बात हो गई भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और उसको समझिए, वो बढ़िया क्वेश्चन था और एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। अगर 12 नंबर की बात कर लें तो वो बढ़िया क्वेश्चन था और एक अच्छे क्वेश्चन जो था वो लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 आपका था दोस्तों कि एक
क्या था भाई, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु जो है, देखिए मैं जो दिया गया वो आपको लिख दे रहा हूँ, 216 सेंटीमीटर क्या है, हाइट दी गई, ऊंचा है, ठीक है ना, 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। बाकी प्रश्न पत्र सभी के पास है, आप लोग मिला लोगे, 12 नंबर क्वेश्चन है। 216 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या दी गई थी 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्या बताया था, इसे पिघलाकर एक ठोस गोले की आकृति दी जाती है तो गोले की त्रिज्या आपको बताना था, ठीक है ना दोस्तों, गोले की त्रिज्या आपको बताना था। नॉर्मल सा प्रश्न था, चाहते तो आप इसको 2 मिनट में लगा देते, क्योंकि आपको पता है कि जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन ये क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। और ये किसके बराबर होगा, ये गोले के आयतन के बराबर होगा। ये किसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो इसको पिघलाकर गोले में बनाया जा रहा है ना, गोले में ढांका जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 4/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर क्यूब होता है, 4/2 पाई आर क्यूब होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये R1 क्या है, शंकु की त्रिज्या दी गई है और ये त्रिज्या दी गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1/3 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कुछ कटेगा, पाई आर से पाई आर क्या हो गया मेरा, कट गया, पाई आर से पाई आर मेरा कट गया, क्लियर ना। देखिए अब इसमें रख के आप उत्तर निकाल लेना, इसमें रख के आप उत्तर निकाल लोगे। उत्तर मैंने इसको सॉल्व किया है दोस्तों, तो उत्तर आपका 28 आया है, उत्तर आपका 28 आया, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर 28 आया है। फार्मूला मैंने लिख दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/2 पाई आर क्यूब, यही आपका फार्मूला होता है। उत्तर आपका कितना आ गया है भाई, तो वो उत्तर आपका आ गया है कितना, वो आया है 28, ठीक है ना। 28 आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पहुँचते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या था, उसको भी हम समझ लेते हैं। क्लियर, ये बात समझ गए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन अगर मान लें 12 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा था भाई, अगला क्वेश्चन एक सेकंड देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा था। ये था भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप में था कि एक समीकरण दिया गया था आपको दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, 13 में आपको सारणी बनाना है। एक समीकरण दिया गया था 4x, ये समीकरण दिया था 4x प्लस में आपका था 1 और बटे में क्या था आपका, बटे में था दोस्तों आपका 8x माइनस के 4 बराबर के दिया गया था 2। इसको हल करके आपको उत्तर की जांच करनी थी, इसको हल करके उत्तर की जांच करनी थी। बिल्कुल सिंपल है, इसके नीचे आप बटे 1 मानते, क्रॉस प्रोडक्ट करा देते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या आ जाता, 4x प्लस में 1 आ जाता, ये 8 दूनी 16x हो जाता, माइनस के 4 दूनी 8, x वालों को एक तरफ, उसको एक तरफ ले जाते, तो ये 16x इधर आ जाता है माइनस में, या आप इसको उधर भेज दे दिए, इसको इधर, ये माइनस से इधर आएगा प्लस में, तो 1 प्लस में 8 बराबर के 16x माइनस के 4, 16x माइनस के 4x, यही ना। तो 8 एक कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। उधर कितना बचा, 16x में से 4x चला जाएगा तो आपका 12x बच जाएगा, आपका 12x बच जाएगा। तो x बराबर अगर मैं बात कर लूँ तो x बराबर 9 बटे में 12 आएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 आएगी, x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर उत्तर की जांच अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो उत्तर की जांच, x गुणे 4 गुणे 3/4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और इसके बटे में करोगे 8 गुणे 3/4 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर के 2 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म, 3 4 हो गया, ऊपर तो 4 हो गया आपका, 4 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 माइनस 4, 3 दूनी 6 माइनस के 4 बराबर के 2, तो 4 बटे में नीचे 6 में से 4 गया, 2 बराबर के 2, 2 से 2 बार में चला गया, तो भाई 2 बराबर 2 यानी LHS RHS के बराबर है। इससे जो हमारा आंसर आया वो करेक्ट है, x की वैल्यू 3/4 आएगी, x की वैल्यू 3/4 आएगी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। तो भाई दोस्तों देखो अगला एक क्वेश्चन और था जिसमें x और y की केवल वैल्यू रखनी थी, x और y की केवल वैल्यू रखनी थी। क्वेश्चन नंबर था वो आपका 17, केवल x और y की वैल्यू रख दीजिए, उत्तर की जांच करना है क्वेश्चन नंबर 17 में।
तो ये आपके 14 क्वेश्चन जो थे वो आपको मैंने करा दिए हैं। बाकी अगर चाहते हो कि आप 17, 18, 20 सॉल्व करके देखिए, एक सर्वांग क्षमता वाला आया था सर्वांग क्षमता से, तो सर्वांग क्षमता में आपको मैंने क्या बताया था, कितने होते, 3 होते ना, एक तो होता साइड साइड साइड, और दूसरा होता आपका एंगल साइड एंगल, और दूसरा होता साइड एंगल साइड। ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी थी। अगर ये भी नहीं आता है तो आप फिर मेहनत नहीं किए थे, ठीक है ना। ये 3, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये लास्ट का आंसर ये था। क्लियर, तो सारा प्रश्न पत्र हल हो चुका है, आप लोग मिला चुके होंगे। आपने कितने करेक्ट किए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। और जो भी साथी 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे थे या जिनका बैक पेपर है, चाहे वो 17 बैच के हों, 18 बैच के हों, अगर उनका बैक लगा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बैक पेपर को आपको पूरी तरीके से मैराथन क्लासेस लगातार आपके पेपरों तक प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी सॉल्व किए हो प्रश्न, जितने के राइट आंसर हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।